नमस्कार दोस्तों, संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन इस वीडियो सीरीज़ में आरबीएससी की 9th से 12th की राजस्थान हिस्ट्री की बुक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी अपन ने 9th क्लास की बुक शुरू कर दी है, जिसके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति और राजस्थान में क्रांतिकारी। 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न करना भूलें। और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है राजस्थान की वेरियस एग्जाम्स के लिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बजाय आप किसी गाइड को पढ़ने के, आप राजस्थान आरबीएससी की ऑथेंटिक बुक से पढ़ें, जहाँ से सीधे सवाल बनते हैं और वो एक ऑथेंटिक सोर्स भी माना जाता है। तो दोस्तों, अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। किसान आंदोलन के अंतर्गत बिजोलिया आंदोलन जो भीलवाड़ा में हुआ था, दूसरा है बेंगू किसान आंदोलन जो मेवाड़ में हुआ था, तीसरा है भरतपुर किसान आंदोलन पढ़ेंगे जो भरतपुर में हुआ था, चौथा है मेव किसान आंदोलन पढ़ेंगे जो मूलतः मेव जाति के द्वारा हुआ था अलवर क्षेत्र में ही, और अगला पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन और नींबूचना हत्याकांड 1921 से 25। फिर है बूंदी राज्य में किसान आंदोलन पढ़ेंगे। फिर इस प्रकार जयपुर राज्य में किसान आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों। फिर अगले में मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ेंगे और लास्ट में सबसे पढ़ेंगे बीकानेर किसान आंदोलन। इस प्रकार इस चैप्टर में अपन मूलतः 9 किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से सीधे सीधे सवाल आपके एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इससे पहले आप दोनों पीछे के चैप्टर को जाके देख लें, ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको और आसानी और सहूलियत हो सके। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, पर आपके लिए सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। अंग्रेज शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में देखने को मिलता है। अपन शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसके बारे में अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। विजय सिंह पथिक, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था और उन्होंने उनका नेतृत्व भी किया था। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसानों के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। ठीक है, कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। तो ये दोस्तों लाइन इंपॉर्टेंट है, धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे और पंचायत व्यवस्था में उनका दृढ़ विश्वास था या निष्ठा थी। 1854 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार और किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई। दोस्तों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। आप नोट भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के किसानों और जागीरदारों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। दोस्तों प्रथम चरण, इसके 3 चरण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के। पहला चरण था 1897 से 1915। इसका नेतृत्व था स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण था 1915 से 1923 तक चला। अंत का काल ये काल जो 1915 से 23 था, ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब ये आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया। और तीसरा चरण था जो दोस्तों जो पराभव काल था, वो 1941 जब ये आंदोलन समाप्त हो गया। दोस्तों 3 चरण थे मूलतः 1895 से 1915, 1915 से 1923 और थर्ड है 1941, जिसमें ये आंदोलन की चरम सीमा पराभव काल था। तो दोस्तों प्रथम चरण से शुरू करते हैं। 1897 में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा एक गांव है, वहाँ पे एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचारों और शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया। निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह
ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता और उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर के किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों से बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 में राव कृष्ण सिंह, जो फतेह सिंह के बाद आया, उन्होंने बिजोलिया अंचल में एक नया कर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नया कर जिसका नाम था चौरी, लगा दिया। हर व्यक्ति को जो क्या था, चौरी कर क्या था, हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपया और कहीं कहीं 5 रुपया लिखा है ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहिब के समक्ष, जो राव थे कृष्ण सिंह, उनके समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर, कौन सा अपमानजनक, चौरी कर के लागू करने से किसानों पर रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव, जो कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने 1903 में चौरी कर लगाया था, ने कुछ नामात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों ने अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 में राव कृष्ण सिंह, जो निसंतान था, उसका देहांत हो गया। उसके कोई पुत्र नहीं था, मतलब उसके स्थान पर उसका निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य में द्वारा नए जागीरदारों से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता के ऊपर और डाल दिया। तलवार बंदाई एक टाइप का कोई रिवाज था जो मेवाड़ राज्य द्वारा लिया जाता था, क्योंकि भीलवाड़ा में बिजोलिया क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकानों के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों, आगे आएगी, साधु सीताराम दास। 1914 में राव पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो जाता है। कृष्ण सिंह का 1906 में होता है, राव पृथ्वी सिंह का 1914 में हो जाता है। फिर उनके पुत्र केसरी सिंह, जो अल्पवयस्क था, इसलिए जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया। अल्पवयस्क पुत्र था, इस कारण उसको, कृष्ण सिंह को शासन नहीं सौंप करके कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन हालातों में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। प्रथम चरण 1895 से 1915 तक चला था, जो राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद कृष्ण सिंह अल्पवयस्क था, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में शासन चला जाता है। यहाँ पे पहला चरण पूरा होता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1915 से, जब 1916 में विजय सिंह पथिक, जिसका नाम वास्तविक नाम था भूप सिंह, पिछले चैप्टर में अपन क्रांतिकारियों में उनका योगदान पढ़ चुके हैं, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यक्तिगत स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, विद्या प्रचारिणी सभा, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक खड़ा चालू किया गया। ये राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। विद्या प्रचारिणी सभा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। माणिक्यलाल वर्मा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों, याद रखने लायक है। पहले आए थे साधु सीताराम, फिर विजय सिंह पथिक तो है ही, जिन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। अब माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने के कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। पथिक के संपर्क में आए विजय सिंह पथिक के, उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकानों की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम का भी पथिक को बड़ा सहयोग मिला। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र, जो भीलवाड़ा में एक क्षेत्र है बिजोलिया के पास, में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहाँ के लोग उन्होंने महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कहाँ के लोग कह के संबोधित करते थे? तो दोस्तों ये थे ऊपरमाल क्षेत्र के। उनके आदेश का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। किनके? विजय सिंह पथिक के। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे और इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसानों को शीघ्र सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगारी नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव में
नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेकार करने से इनकार कर दिया। गोविंद निवास गांव था जहाँ के नारायण जी पटेल थे, उन्होंने ठिकाने में बेकारी करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारी थे उनको पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों ने जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया और किसानों को यह प्रथम विजय थी। तो दोस्तों, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किसानों ने यहाँ पे देखो दे रखा है पहली लाइन में पैरा में, बेकारी नहीं करने का निर्णय लिया। बेकारी नहीं करने के लिया और फिर फलस्वरूप गोविंद निवास स्थान पर नारायण जी पटेल ने बेकारी देने से जब इनकार कर दिया था, नारायण जी पटेल ने इनकार कर दिया था तो उनको जेल में डाल दिया गया था। फलस्वरूप किसान बिजोलिया में एकत्रित होने लगे, प्रशासक उनसे भयभीत हो गए और नारायण सिंह पटेल को जेल से रिहा कर दिया। यहाँ पर किसानों की प्रथम विजय थी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। पथिक ने बिजोलिया किसान को राष्ट्रीय स्तर पर लाने और सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप जो एक समाचार पत्र है, गणेश शंकर विद्यार्थी उसके संपादक थे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी जो लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी बनते हैं आगे चल के, उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों को बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया, क्योंकि अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी का था और वो पूरे देश में पब्लिश होता था, बम्बई में, महाराष्ट्र क्षेत्र में। फलस्वरूप गांधी भी इस आंदोलन के बारे में जानकारी करने को उत्सुक थे और आंदोलन के लीडर पथिक को मिलने के लिए बॉम्बे बुलाया। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव, गांधी जी का निजी सचिव कौन था तो दोस्तों, महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने हेतु बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय से एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। शनै शनै स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बड़े स्तर पर असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था, जिसका चोरा चोरी कांड के कारण स्थगित करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिस समिति में थे एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल, इनको रखा गया था। दोस्तों, अगर ये याद रख सको तो ये इम्पोर्टेंट भी है कि एक समिति गठन की गई थी, जिस समिति में ये लोग थे। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी था जो हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकार किया था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई थी। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त होता है। लेकिन ये समाप्त नहीं होता है। इस सहयोग आंदोलन के समाप्त होने के साथ ही एजीजी ने किसानों के साथ हुए समझौतों के प्रति उदासीनता दिखानी शुरू कर दी थी और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों को बड़ी तकलीफों में गुजरा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। ये दोनों इंपॉर्टेंट लीडर है दोस्तों, इनका आगे भी मेंशन आएगा, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। पथिक ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर के महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, फलस्वरूप समझौता हो गया। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो गया, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन आगे बढ़ेंगे तो इस वजह से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा।
जिन्होंने किसान नेताओं और अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी ज़मीन वापस दे दी गई। इस प्रकार बिजोलिया आंदोलन समाप्त होता है दोस्तों। अगला आंदोलन पढ़ेंगे बेंगू आंदोलन मेवाड़ 1921। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू, जो मेवाड़ में एक जगह थी, के किसानों ने भी अनावश्यक और अत्यधिक करों, लाग बाग, बेट बेगार, सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया। ये राम नारायण चौधरी वही है जिनके बारे में अपन ने अभी अभी ऊपर पढ़ा था। माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी भी उपस्थित थे। 1927 में किसान पंचायत हुई थी उसमें। तो इन्होंने राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया दोस्तों। बेंगू के किसान 1921 में मेनाल के भेरुकुंड नामक गांव स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी में शहीद हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। रूपाजी और कृपाजी किससे संबंधित थे? ये थे बेंगू आंदोलन से। शहीद कब हुए? 1923 में। किस कारण? बेंगू किसान आंदोलन के सामंती दमन चक्र के फलस्वरूप के कारण। लेकिन किसान अपनी मांगों के प्रति जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन इसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को नहीं दबा सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन इस प्रकार समाप्त होता है। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह थे और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, आखिरकार उससे बेंगू आंदोलन समाप्त होता है और उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। बोल्शेविक समझौते की इस कारण संज्ञा दी जाती है कि रूस में भी क्रांति हुई थी किसानों की, उसके शासकों के विरुद्ध, उस कारण इसको बोल्शेविक संज्ञा दी जाती है। अगला है भरतपुर के किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के निर्देशन में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुजर, अहीर, मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। भू राजस्व अधिकारी थे लंबरदार। उन्होंने ये 1931 में नया भूमि बंदोबस्त आया था, उसमें राजस्व को बढ़ाया गया था, इसका विरोध शुरू कर दिया गया। जब राज्य में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार किससे संबंधित थे? भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। ये दोस्तों याद रखने लायक क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1930 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर दिया गया, जिससे ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो भरतपुर किसान आंदोलन का कोई खास महत्व नहीं रहा था। भोजी लंबरदार था, उसको गिरफ्तार करने के साथ ही इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। मेव किसान आंदोलन है अगला दोस्तों। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। दोस्तों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित किया। तो एग्जाम में सीधा सवाल आ जाएगा, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद हादी ने 1932 में। क्योंकि मेव किसान आंदोलन को संगठित करने हेतु अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। अलवर के जो मेव किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गुड़गांव के एक व्यक्ति थे चौधरी यासीन खान द्वारा। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 में जो ये थे मोहम्मद बिलग्रामी ने मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व और अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के समाधान भी किया गया। अगला दोस्तों है अलवर किसान आंदोलन और नींबू चाणा हत्याकांड। दोस्तों, 1921 से 25 के बीच ये हुआ था अलवर किसान आंदोलन। अलवर आंदोलन में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था।
अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। 1923 से 24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान की करों को बढ़ा दिया। 23-24 में अलवर महाराजा जयसिंह थे, उन्होंने लगान की करों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नींबूचाना गांव में एकत्रित हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद, गहरा और व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों को समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हो गया। अलवर आंदोलन के बारे में ये फेमस है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स किसको बताया? अलवर आंदोलन और नींबूचाना हत्याकांड को, जो 1921 से 25 के दौरान हुआ था। मूल्य 25 में 800 किसानों को जो नींबूचाना में एकत्रित हुए थे, अंग्रेजों ने गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी, जिसकी गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स अत्याचार की संज्ञा दी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले वीडियो में अपन बूंदी किसान आंदोलन, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन और बीकानेर किसान आंदोलन पढ़ेंगे। साथ ही इसका ब्रीफ रिवीजन भी करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।